नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं महाराष्ट्र के रायगढ़ के किले को दिखाने के लिए, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक भी हुआ था और उन्होंने अपने जो अंतिम पल थे वो इसी किले के अंदर बिताए थे। दोस्तों, यहां जाने के दो रास्ते बनते हैं। पहला बनेगा आपका फ्रंट साइड से सीढ़ियों से, जहां पे तकरीबन यहां पे 2300 सीढ़ी बनी हुई है। सेकंड बनेगा रोपवे का रास्ता, जो आप यहां देख सकते हैं। इस रोपवे की मदद से आप मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर किले के बैक साइड वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे। एक आदमी की जो टिकट है वो 200 लगती है वन साइड की। और यहाँ से दोस्तों सह्याद्री की जो पर्वत श्रृंखला की ऊंची पहाड़ी बनी है, इसको रायरी की पहाड़ी बोलते हैं। और इसी पहाड़ी के ऊपर हमें जाना है, जहाँ पे हमें रायगढ़ के किले को एक्सप्लोर करने का मौका मिलने वाला है। रोपवे से उतरने के बाद में तकरीबन 125 सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम आ गए दोस्तों रायगढ़ किले के उस पिछले भाग पे, जहाँ पर बना हुआ है मेणा दरवाज़ा। और इस दरवाजे का उपयोग ज़्यादातर जो यहाँ की रानियाँ थी ना, बाहर के इस गार्डन को विजिट करने के लिए आया करती थी, घूमने आती थी। और पालकी जो होती है, जिसके ऊपर वाले हिस्से में कुछ नहीं होता है, खाली होती है। दो तरह की पालकी इस्तेमाल होती थी, एक ऊपर से ओपन वाली, एक बंद वाली। सो ये है दोस्तों यहाँ का बैक साइड वाला पोर्शन। आप यहाँ के इस इमारत से इस किले की शुरुआत कर सकते हैं। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस स्थान को जीता और रायरी के इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा किला बनाया, तो उन्होंने इसी स्थान को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया था। पहले उनकी राजधानी राजगढ़ हुआ करती, दूसरी बन गई थी रायगढ़। तो अब हम रायगढ़ के अंदर के सब पॉइंट्स को विजिट करने वाले हैं। आसपास की जितनी भी चीज़ें हमें मिलेंगी उनको हम आपके सामने पेश करेंगे। सो दोस्तों, ये है यहाँ पे आगे जाने का रास्ता। आ जाइए। यहाँ के कुछ स्टेप्स और चढ़ने के बाद में जब हम इस इतिहास को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि 1656 का ये वो वक्त था जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस स्थान को यहाँ के राजा से जीत लिया था और अपने अधीन में कर लिया था। और उसी समय के बाद से दोस्तों यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। हिरोजी इंदुलकर यहाँ के वास्तुकार थे, जिन्होंने 14 वर्ष लगाए इस पूरी इमारत को बनाने के लिए। उन सभी का हम जिक्र करते हैं, लेकिन कोई भी जो राजा होते हैं ना, वो बिना प्रजा के काम नहीं करते हैं। तो आज से तकरीबन 350 वर्ष पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 8 मंत्रालय हुआ करते थे और उन मंत्रालयों को उनके अलग अलग जो काम है वो सौंपे गए थे। सभी जो मंत्री थे उनके घर आज हम सामने की तरफ देख पा रहे हैं। और यहीं पर उन सभी मंत्रियों के रहने की जो व्यवस्था है वो की गई थी। इन 8 मंत्रियों को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई है। और अष्ट प्रधान सभी अपने अपने काम के अंदर माहिर हुआ करते थे। यानी कि ये वो वक्त है दोस्तों जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज 365 किलो के राजा बन चुके हैं। और उसके बावजूद भी लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले हम देखते हैं राज्य के वक्त से। सो दोस्तों, इन्हीं के अंदर यदि हम उनके मंत्रियों की बात करते हैं, तो हमें पेशवा यानी कि जो प्रधानमंत्री के पद पर होते हैं सबसे उच्चतम, उसके बाद आते हैं आमत्य मजूमदार, जो कि वित्त मंत्री होते हैं। और ये मौर्य काल राजा अशोक के समय से ही चलती आ रही है प्रथा। मंत्री राजा के दैनिक काम को देखने का जो देखरेख करते हैं। फिर आते हैं सचिव, जो राजा के पत्र व्यवहार, शाही मुहर दफ्तर का काम करते हैं। सुमंत विदेशी मंत्री, सेनापति, सेना प्रधान, पंडित राव दान का अध्यक्ष, और साथ में बनते हैं इनके न्यायाधीश, यानी कि जो पूरे कानून की व्यवस्था को चला रहे हैं। यहाँ हमने जो उनके घर देखे, पैलेस देखे, ये जो इनके बाड़े देखे, ये लगभग सेम हैं। और 5 यहाँ बने हैं। 3 को देखने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को किस तरीके से बढ़ाया। आसपास के हिस्सों के अंदर बहुत बड़े बड़े राजघराने हुआ करते थे। उन राजघरानों की बात करके उन राजाओं से, प्रधानों से उनकी पुत्रियों के साथ में विवाह किया। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल मिलाकर 8 रानियां थी, जिनमें से 6 जो रानियां थी वो इस रायगढ़ के किले के ऊपरी भाग में रहा करती थी। और उनके जो पैलेस बने हैं वो बिल्कुल हूबहू हमें देखने को मिलेंगे। सामने वाला जो आपको पैलेस का बाहरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ की रानी का पैलेस। तो हम इस पैलेस को अच्छे तरीके से देखते हैं और बाकी जो पैलेस हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम बने हुए हैं। तो आप इस एंट्री गेट पे देखेंगे, सामने की तरफ गणेश जी की एक बहुत छोटी सी प्रतिमा बना रखी है प्रवेश द्वार के ऊपर ही। और अंदर की तरफ से पहले हम थोड़ा कैप्चर करते हैं। रानियों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो 2 रानियां थी वो कहाँ रहती थी। नीचे की तरफ में, अंदर की तरफ आइए थोड़ा आप
जैसे यहाँ पर हम प्रवेश करते हैं तो आप एक लुक के अंदर देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक पैलेस सा बना हुआ है और इन पैलेस के अंदर जितनी भी रानियां थी ना, उनके आने जाने के लिए इस प्रकार से एक कॉमन गैलरी बनी हुई है, एक लंबा पाथ बना हुआ है जिससे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ में संपर्क में रहती थी। दोस्तों, ये वाला जो स्थान आपको देखने को मिल रहा है यानी कि रानी के पैलेस का, जिसमें आप पत्थरों के इन डिजाइन्स को भी देख सकते हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम पे इनको यहाँ पे रखकर बनाया गया है। शुरुआत हम इस प्लेटफॉर्म से करते हैं। यहाँ पर ये रानियां एक अच्छा वक्त बिताने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, यानी कि उनका मीटिंग वगैरह हॉल कक्ष आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद में जो इनका बेडरूम हुआ करता था वो वाला स्थान दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये एक वक्त पहले अच्छी बड़ी इमारत ज़रूर रही थी, लेकिन आज इसका सिर्फ प्लेटफॉर्म बचा है। कारण बताता हूँ क्यों। 1818 के वक्त में सामने की पहाड़ी पे से जब अंग्रेजी ऑफिसर्स ने यहाँ पर गोले दागे थे तो यहाँ पर कॉर्नर पे एक दारूखाना हुआ करता था, उसमें गोला दागा गया, ब्लास्ट हुआ और यहाँ की इन इमारतों का जो ऊपरी भाग था वो सांगवान की लकड़ी का एक ढांचे के साथ में बनाया गया था, जिसकी वजह से जब दारूखाना में ब्लास्ट हुआ तो उस ब्लास्ट के बाद में ये सारी जो इमारत है ये जलकर राख हो गई थी और उसी वजह से ऊपरी जो भाग है वो आज हमें देखने को नहीं मिलता है। हवा के लिए इस प्रकार से छोटी बड़ी खिड़कियां यहाँ हमें देखने को मिलेंगी।